हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वो देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस आती है। तो गाइस, जैसे चैप्टर का लास्ट वीडियो है, अभी तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन इकोनॉमी। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन वंस लाइफ। अपनी लाइफ में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और स्टैटिस्टिक्स के बिना किसी भी चीज को बैकिंग अप देना इज रियली नॉट पॉसिबल। और आज के टाइम में जबकि हमको इतने सारे डेटा की जरूरत पड़ती है, जबकि हम डेटा के बेसिस पे काफी सारे डिसीजंस लेते हैं, तो हमको वो डेटा हमेशा साथ में चाहिए होगा। अभी रिसेंटली जैसे कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है सब दूर, उसमें बार बार वो न्यूज चैनल पे ग्राफ्स वगैरह बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इजीएस्ट एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स को रिलेट करने का। अब आप देखो, ग्राफ से कोई चीज कितनी जल्दी समझ में आ जाती है कि जो कोरोना इतना बढ़ सकता था अब उतना नहीं बढ़ा है, इतना बढ़ा है। तो ये बोलने में अलग बात है, लेकिन जब वो न्यूमेरिकली ग्राफिकली देखा जाता है तो वो बहुत ही इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा ही हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। तो हमको पता है कि वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमको कुछ इंपॉर्टेंस बाय हार्ट होनी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में उसको इजीली लिख सके, प्रेजेंट कर सके। सो our first importance of statistics is it is a qualitative expression of economic problems. So now tell me, ये qualitative expression economic problems का है ना? qualitative expression है क्या? वीडियो में जो लिखा है वो सब कुछ सही होता है ऐसा नहीं है। इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इट्स नॉट क्वालिटेटिव। देखो वर्ड याद रखना, इसलिए जानबूझ के मैंने वहां पे वो वर्ड ऐसा लिखा कि जिससे पता लगे कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन नहीं है। क्वालिटेटिव मतलब गुड, बैड, वेरी गुड, वो सब कुछ नहीं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दिया जा रहा है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दे रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट from 55% in 2007 to 32% in 2017। तो देखो बेटा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंस आपको एक साथ समझ आ जाएगी। पहली ये कि न्यूमेरिकली जब बताया जा रहा है कि 55% था 32% हो गया है, तो इससे काफी हद तक इकोनॉमिस्ट को प्रॉब्लम का या उसके ग्रेव होने का या कितनी बड़ी है प्रॉब्लम, अभी कितना बाकी है, उसका अंदाजा हुआ है। सो 55% से 32%। तो ये एक तो न्यूमेरिकली उसने बताया, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में काउंट करके बताया। ओके, ये चीज। दूसरा, इसमें ये दे रखा है। अब आप एक चीज देखना, मैं अपने वीडियोस में ना बहुत सारा कुछ भर के लिखता नहीं हूँ कि सारी डेफिनेशन सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि किताब पढ़ने की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, और यदि सब यहाँ लिख दिया तो बच्चा शायद किताब पढ़ेगा ही, लेकिन किताब आपको फिर भी पढ़नी है। कोई भी वीडियो हो, कितना भी डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन बुक रीडिंग का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए बुक खुद रीड करनी बहुत जरूरी है। ओके, अब देख 2007-17 इसका मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस टाइम पे ये था, इस टाइम पे ये है, ये वाला है आपका टेम्पोरल कंपैरिजन। इंटर टेम्पोरल, दो टाइम्स के बीच में, दो अलग अलग टाइम पीरियड में जब टेस्ट किया गया तो उससे ये पता लगा। इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन के काम में भी स्टैटिस्टिक्स आता है, क्योंकि डेटा सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कलेक्ट करते ना, डेटा बार बार कलेक्ट करते। तो अभी भी कुछ कलेक्ट किया, कुछ बाद में भी कलेक्ट किया। तो जो डेटा बाद में कलेक्ट किया होगा उसको जब पुराने डेटा से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। घर में ऐसा कई बार होता है ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे हमारे टाइम पे तो हम ऐसा करते थे, दादाजी स्पेशली दादा दादी बहुत बोलते हैं कि अरे नहीं, अरे तुमको क्या पता बेटा, उस टाइम पे तो हम ये करते थे। मतलब जब वो उनके समय को अभी के समय से कंपेयर कर रहे हैं तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और कंपैरिजन करने का मौका मिल रहा है स्टैटिस्टिक्स की वजह से, क्योंकि डेटा यदि अवेलेबल है अभी का और तब का, तो आप इजीली कंपेयर उसको कर सकते हैं। तो दैट इज इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स करने देता है। इसी के साथ दूसरा है इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन। इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन मतलब यदि ये अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर की हुई है, क्या ये एग्रीकल्चर की है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग की है, ये किस सेक्टर की?
या ये सर्विस इंडस्ट्री की है, या ये और किसी चीज की है, मतलब ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। सो क्या ये इन तीनों में से क्या है, ये कौन से सेक्टर की है? तो इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन, सेक्टर वाइज रूरल में है या अर्बन में है, ये रिड्यूस हुई है तो रूरल साइड में होंगे या अर्बन साइड में होंगे, ये पूरा जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन इंटर सेक्टोरल में किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम वेरी इजी, नंबर्स से बताया जाता है। सेकंड इज इंटर टेम्पोरल, इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन, इसी के एग्जांपल में दूसरे का भी काम हो जाएगा। देन थर्ड इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम देखो ये क्या होता है, आपको पता है कि इकोनॉमी में, या फिर जैसे कि हम मार्केट वगैरह आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करता है किसी चीजों का ताकि उससे वो प्रॉफिट कमा सके, और जो कंज्यूमर होता है वो चीजें कंज्यूम करता है जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके, सेटिस्फेक्शन के। लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे से अग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब ही सेल हो पाती है या तभी मार्केट सक्सेसफुल होता है। कैसा, फिर से देखो, प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं भाई मैं तो ये चीज 2000 रुपए की ही बेचूंगा, फॉर एग्जाम्पल मार्कर, महंगा मार्कर अमिताभ बच्चन ने साइन करके दिया, 2000 रुपए का ही बेचूंगा, ये प्रोड्यूसर ने बोला। अब यदि हमने सभी ने डिसाइड कर लिया कि खरीदने ही छोड़, 2000 रुपए का दे रहा है खरीदने ही, इसमें है ही क्या 2000, हाँ ठीक है भाई अमिताभ बच्चन की साइन हो गई, 200-250 रुपए ले लो बस, ठीक है, 2000 किसका है, इतना नहीं हो सकता। तो 2000 में कोई नहीं खरीदेगा, मार्कर पड़ा रहेगा, प्रोड्यूसर सोचेगा कि भैया बनाने में तो सच में भी 100 रुपए भी नहीं लगे, अमिताभ बच्चन की साइन ब्रांड एम्बेसडर मिला के और 100 रुपए, और मेरे प्रॉफिट के 100 रुपए को 300 में दे दो, क्योंकि वो वैसे तो कोई खरीदने आएगा नहीं, तो लेट अस रिड्यूस इट। लेकिन यदि अब मैंने जाके उसको बोल दिया कि नहीं आप हम खरीद ही रहे, आप एक काम करो आप 50 रुपए का ही दे, वो बोलेगा भैया घर बैठ मत खरीद मार्कर, अब मत लिखिए, मेरा नुकसान हो जाए चलेगा, पर मैं जिस चीज में ऑलरेडी 200 रुपए लगा चुका हूं वो तुझे 50 रुपए में कैसे दे दूंगा, तो आई विल नॉट गिव यू इन 50 रुपीज। So now this is just a very imaginary example, but then still it is very relevant that consumer and producer, they have to agree on something. When consumer and producer will agree on something, at that time that economy will be in equilibrium, because तभी वहां पे सारे डील्स हो पाएंगे। So consumer और producer के behavior को स्टडी करने के लिए भी statistics की जरूरत पड़ती है कि कंज्यूमर किस रेट पे प्रोडक्शन कर रहा है, कितने प्राइस में बेच रहा है, कंज्यूमर कितने रुपए में खरीद रहा है, प्रोड्यूसर कितने रुपए में प्रोड्यूस करना चाह रहा है। इन सब का जब डेटा कलेक्टिवली आता है, उस पे कुछ ग्राफ वगैरह एनालाइज करके बनाए जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन से इक्विलिब्रियम का अंदाजा हो जाता है। ओके, सो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने का काम भी स्टैटिस्टिक्स करता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल करवा दिया तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको या हमको गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट? और गवर्नमेंट की स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट की स्टेप्स को हम बोलते हैं पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो ये ऐसा नहीं कि डेटा आ गया इसका मतलब वो पॉलिसी बन गई, बट देन इसका और हेल्प भी होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह में। तो एक और देखते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंस। ये अगली पॉलिसीज, तो अभी हमने जो 3 पॉलिसीज देखी, उसके बाद हमने कहा था फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब यहाँ पे एग्जांपल ये है लेबर लॉस का। मान लो गवर्नमेंट को लेबर्स के लिए कुछ लॉ बनाना। लेबर लॉस कैसे होते हैं? लेबर लॉस वो होते हैं जो लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार होता है कि काफी सारी प्राइवेट कंपनीज या फैक्ट्रीज वगैरह ये जो इनके लेबर्स होते हैं उनको काफी टॉर्चर या प्रताड़ित करते हैं। वो कैसा करते हैं? उनको पता है कि ये वैसे ही फाइनेंशियली वीक है, इसको तोड़ा जा सकता है, तो फिर वो उसको बराबर वेजेस नहीं देंगे, उनको टाइम पे छोड़ेंगे नहीं, छुट्टियां नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे उनके साथ, और उन पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाएगा, बिना बताए उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये वाली सारी जो चीजें हैं वो लेबर लॉज में गवर्नमेंट को बनानी है, लेकिन वो पॉलिसी बनाने के लिए पहले गवर्नमेंट को काफी सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशंस, नंबर ऑफ आवर्स, मिनिमम वेजेस, कितना क्या मिलता है, ये सारी चीजों का जब वो पता लगाएंगे, इसका डेटा कलेक्ट, गवर्नमेंट क्या करेगी? इन सब चीजों का डेटा कलेक्ट। अब इसके डेटा को किसके साथ कंपेयर करेगी? वो इसके डेटा को कंपेयर करेगी वो इन्फ्लेशन के साथ। चलो
उसकी महंगाई कितनी है, देश में वो वाला डेटा भी कलेक्ट करेंगे। इन दोनों डेटा को मिला के फिर वो सोचेंगे कि पर्टिकुलर लेबर है तो उसके लिए ये वाले लॉज बनाने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसको मिनिमम वेजेस उसके कम मिल रहे हैं, तो अब देख लो वेज यदि बढ़ा सकते हो तो वेज बढ़ाओ, तो टाइम कम करो, या ऐसा कुछ तो सॉल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा। ये जो सॉल्यूशन पॉलिसी बनाने में निकालती है गवर्नमेंट, इसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट के साथ बैठ के ये वाले सारे कामों को अंजाम देते हैं, वहां तक पॉलिसी को कंप्लीट करके पहुंचाते हैं। तो फिर एक दिमाग में डाउट आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो जो अपोजिशन रहता है वो कॉन्स्टेंटली उसका अपोज करता रहता है, फिर ये वाली गवर्नमेंट जब अपोजिशन में जाएगी तो वो इनकी पॉलिसीज को अपोज करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स का डेटा एक ही तरफ पॉइंट आउट करता है? ये इकोनॉमिक्स या ये स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्शन तो एक बात है, लेकिन इस डेटा का एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है। इसमें सही गलत नहीं होता, वहां पे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको डिसीजन सही लगता है, अपनी सोच के, अपनी स्टडीज के बेसिस पे, अपने पुराने जो भी उनके एक्सपीरियंस रहते हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन हर डिसीजन के कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते ही हैं। रेयरली ही ऐसे कुछ डिसीजन होंगे जो हर किसी के फेवर के, कुछ ना कुछ डिसीजन तो सभी के कुछ लोगों के अपोजिशन में जाता ही है, और नहीं भी जाता तो कुछ लोग अपने आप ही उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो पॉलिसी के फॉर्मुलेशन का फायदा होता है कि नुकसान, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की तो इंपॉर्टेंस है पॉलिसी बनाने, वो पॉलिसी बेनिफिट करेगी नुकसान करेगी अलग मैटर है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट पॉलिसी मेकिंग में है। और यदि नुकसान भी किया या फायदा भी किया तो वो पता करने के लिए भी फिर स्टैटिस्टिक्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। सो इसीलिए इट हैज बिकम कोर ऑफ इकोनॉमी, इट हैज रियली बिकम कोर ऑफ इकोनॉमी। देन फोरकास्टिंग, अब ये थोड़े से इजी वाले कि किसी फैक्टर में चेंजेस फील हो रहे हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, ये याद कर लेना चाहिए फिर से, लैंड, लेबर, और क्या था? कैपिटल था, और क्या था? करेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप था। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और दूसरे फैक्टर्स भी होते होंगे जो प्रोडक्शन के नहीं है, पर कोई और फैक्टर है जो किसी चीज पे, तो यदि प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो रहा है तो इन फैक्टर्स का यदि स्टैटिस्टिकल डेटा स्टडी किया जाए तो एक फोरकास्ट लगाया जा सकता है कि किस चीज की वजह से ज्यादा नुकसान या फायदा होने वाला है। तो वो चीज यहाँ पे आप उसको फोरकास्ट कर पाते, मतलब फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर पाते। कोई वो नहीं है, कोई हाथ वाथ देख के पाल्मिस्ट्री वगैरह नहीं है कि वो आपका भविष्य बता देते हैं और आपके इसमें इनका योग है, उनका योग है, विदेश गमन का योग, ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना। वो फोरकास्ट करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा कि उनको क्या लग रहा है, उनके पास जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है, उसका जो भी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे वो आगे का प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू दैट। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक डेटा है, ये डेटा इसके अंदर कुछ वेरिएशन है तो इसका इफेक्ट ये होगा, मतलब जो डेटा आपके पास आया है वो डेटा किसी का इफेक्ट हो सकता है, और ये डेटा फ्यूचर में किसी चीज को कॉज भी कर सकता है। तो ये जब डेटा या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इनके पास अवेलेबल होता है तो फिर स्टैटिस्टिकल डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे वो ये देखना चाहते हैं कि इन चीजों का कॉज क्या था। ये जो आज हमारे सामने सिचुएशन है, वो देखा था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या देखा था? 55% से 32% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। क्या रीजन है? क्यों 55%? 55% से 32% पे क्यों आई? क्या कॉज था उसका तो ये इफेक्ट देखने को मिला। यदि उसको ठीक से स्टडी करेंगे तो फिर इसको आगे और रिड्यूस किया जा सकता है, मे बी 16% और मे बी फर्दर लेस। क्यों? क्योंकि वो कॉज और इफेक्ट को स्टडी किया। ये हमारे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं ना, तो देखते हैं कि आपकी बॉडी में आने के वो 50 चीजें पूछते हैं आपसे कि आपने ये खाया था, कि आप यहाँ गए थे, क्या वहां गए थे, क्या ऐसा कुछ। तो वो 10 चीजें क्यों पूछेंगे? दे वांट टू नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ व्हाई दिस इफेक्ट इज हैपनिंग ऑन। क्लियर? ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वेयर डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज, ये फाइनल चीज, वैसे तो 6 तक सफिशिएंट हो जाता है, बट देन आखिरी डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। अब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने लॉ ऑफ डिमांड,
लॉ ऑफ सप्लाई, आगे और बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे आप। ये सारा जो बनाया गया है ये स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे ही तो बनाया गया है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। पता कैसे चला? एक तो अभी हमको लगता है कि लॉजिक है, वो तो महंगा बिकेगा तो कौन खरीदेगा, लेकिन इसको एक लॉ का, एक थ्योरी का रूप देने के लिए दे हैव टू बैक इट अप विद लॉट ऑफ डेटा। ये जितने सारे पीएचडी वाले स्कॉलर्स रहते हैं ना मैडम, जो जेन्युइनली डॉक्टरेट या पीएचडी कर रहे होते हैं, फर्जी वाले नहीं, ओरिजिनल वाले, वो लोग एक्चुअली में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। उनके पास उनकी एक एक थ्योरी को बनाने के पीछे काफी सारा डेटा होता है सपोर्ट में। तो बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के वो कभी भी कोई थ्योरी या कोई भी मॉडल प्रेजेंट नहीं करते। तो स्टैटिस्टिकल डेटा इन सब चीजों में भी बहुत सपोर्ट करता है। फिर तो ये चैप्टर अब इस वीडियो के साथ ही खत्म होता है और यहाँ तक हमने देख लिया इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके पहले हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल, सिंगुलर, सारा इसमें हमने देख लिया। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको सिंगुलर वाले पे आगे बढ़ना है और कलेक्शन ऑफ डेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एक लास्ट चीज, बुक रीडिंग इज मस्ट, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितना भी लिख दो बेटा, जब आप बुक से रीड करते हो वो आपके साथ हमेशा रहता है और एग्जाम आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे देनी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। सो डू रीड बुक्स। ओके, थैंक यू।